नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के दौरान जिले में पहुंचे कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मोतीपुर थाना क्षेत्र भुरकुरबा पुल के समीप पुलिस ने छापेमारी कर अपराध करने जा रहे 6 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जिले में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुजफ्फरपुर पहुंचे कन्हैया कुमार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। घोड़े, गाड़ी, गाजा बाजा के साथ जोश में जुटे कार्यकर्ता काफी उत्साह से लबरेज थे। कई बार कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बिहार में इन दिनों कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं। आज उनकी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। सुबह 8 बजे दादर कुलुआ से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो 0 माइल चौक पर शहीद भगत सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। फिर इसके बाद यहां से टावर चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यात्रा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंची। यहां भी माल्यार्पण किया गया। एक तरफ कन्हैया कुमार सरियागंज टावर पर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता नीचे आपस में भिड़ रहे थे। माल्यार्पण के बाद कन्हैया कुमार तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यात्रा के दौरान डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज बिहार दिवस के अवसर पर हम बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आज ऑटो चलाने वाले लोगों की समस्या को सुना, साथ ही 2016 के बाद मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नहीं मिला है, उस मुद्दों पर भी बात हुई। हम वर्तमान का बिहार सुधार लेंगे तो बिहार का भविष्य भी सुधर जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा देरी से आए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये था कि हम लोग अलग अलग जिले में जा रहे हैं, वहाँ के लोग जो स्थानीय मुद्दा बताते हैं और उससे जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हम लोग उनके नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आज मुजफ्फरपुर में जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, महिला और पुरुष जो ऑटो चालक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। साथ ही साथ जो है बिहार में 2016 के बाद मृत शिक्षकों के जो आश्रित हैं उनको अब तक अनुकंपा का लाभ नहीं मिला है। इन मुद्दों पर हमने बात की और आप सब जानते हैं कि आज जो है बिहार दिवस भी है। आपके माध्यम से जो है हम बिहार के लोगों को बिहार दिवस की बधाई देते हैं। और बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारी कोशिश वही है, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि बिहार के वर्तमान को भी बेहतर किया जाए ताकि जो है बिहार का भविष्य सुनहरा हो। एक सवाल और है, अब चलते चलते और बात करेंगे। कर्नाटक में जो आप चलिए। जिले में पहुंचे कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, पर हम अपने वर्तमान को सुधारे बिना भविष्य नहीं बना सकते। अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे डॉक्टर कन्हैया कुमार ने मेहदी हसन चौक के किला मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगली बार जब कोई नेता आपके इलाके में आए तो आप उनसे पलायन के बारे में सवाल करें। मुजफ्फरपुर में ऑटो चालकों के लिए पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज हमने इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए चुना है कि यहाँ ऑटो खड़ी होती है। मेरे बगल में एक महिला ऑटो चालक है। इन्होंने बताया कि जब इनके पति थे तब इनके लिए ऑटो लिया गया था, वे नहीं रहे तब यही ऑटो चलाती हैं। आज बिहार दिवस के अवसर पर नेताओं ने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, वह ठीक है, पर बिहार का वर्तमान बहुत ही मुश्किल में है। कल ही आप लोगों को न्यूज कवर किए होंगे कि पंजाब के अंदर बिहार के छात्रों को बुरी तरह चुन चुन कर पीटा गया है। तो हम कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, पर हम अपने वर्तमान को सुधारे बिना भविष्य नहीं बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह एक संघर्ष की आवाज बना, उसी तरह यह यात्रा भी एक संघर्ष की आवाज बने। कुल मिलाकर कन्हैया कुमार ने छात्रों के शैक्षणिक सत्र ने विलंब, क्वेश्चन आउट सहित लगभग बिहार के सभी मुद्दों पर चर्चा की।
अपनी यात्रा को चुनावी यात्रा कहने से इनकार करते हुए कन्हैया कुमार ने मीडिया से विदा लिया। साथ हम बोलते हैं, फिर आप सवाल कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि यह प्रेस वार्ता जो है हम लोग धूप में कर रहे हैं, और आप लोगों को धूप में प्रेस वार्ता कवर करने की आदत नहीं होगी। दरअसल मसला ये है कि ये आज का जो प्रेस वार्ता है ये ऑटो चालकों की प्रेस वार्ता है, और उनके लिए जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग ये है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनसे जो है भारी फाइन वसूला जाता है। और ख़ास करके जो महिला ऑटो चालक हैं जो मजबूरी में ऑटो चला रही हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि पति के लिए जो है ऑटो निकाला गया था लेकिन उसका किस्त चालू था, फिर मुझे जो है उनके नहीं रहने पे जो है ऑटो चलाना पड़ रहा है। तो हुआ कि जहां उनका ऑटो लगा रहता है प्रेस वार्ता भी वहीं पे किया जाए। तो धूप में जो है आप लोग प्रेस कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ी कि धूप में प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आज जो है वो आज बिहार दिवस है, तो आप सबके माध्यम से हम पूरे बिहार वासी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज बिहार दिवस पे देश के कई नेताओं ने बधाइयाँ दी हैं, और बधाई देते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, वो है, लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। कल ही आप लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इतिहास है हमारा बहुत शानदार, सचमुच बिहार की मिट्टी बहुत गौरवशाली मिट्टी है, लेकिन हमारा वर्तमान एक मुश्किल में गुजर रहा है, और वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है। तो यह जो यात्रा है, ये यात्रा बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार के वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए है, और ये यात्रा बिहार के विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। इस यात्रा में जब हम लोग भितिहरवा से चलना शुरू किए हैं, तो हर जिले में जब हमारी यात्रा पहुंच रही है, तो जो प्रभावित वर्ग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कोई ऐसा समूह, कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, उनकी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेंडिंग भर्ती वाले जो नौजवान हैं उनका मुद्दा उठाया, फिर जो पेपर लीक होता है उसका मुद्दा उठाया, फिर जो है पलायन से जो प्रभावित लोग हैं उनका मुद्दा उठाया। उसके बाद जो है आज मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग जो ऑटो चालक हैं, महिला और पुरुष, खास करके महिला, उनकी जो परेशानी है जिसके बारे में इन लोगों ने बात रखी है उसको उठा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष का एक मंच बना, यह यात्रा भी संघर्ष का एक मंच बने, और बिहार का कोई भी प्रभावित व्यक्ति जो किसी भी समस्या से ग्रसित हो, वो अपने मुद्दों को लेकर के इस मंच से संघर्ष कर सके, उसकी आवाज़ में आवाज़ हम लोग मिला सकें, उनके कदम से कदम मिला करके हम बिहार की सड़कों पर चल सकें, और जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उन तक अपनी बात सुना सकें। जैसे अभी जब सीतामढ़ी में 5वें दिन हमारी यात्रा थी, तो रीगा के चीनी मिल के मजदूरों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। मजदूरों ने कहा कि यहाँ के जो मिल मालिक हैं, जो नए मिल मालिक आए हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक सरकार में, वो जो नया मैनेजमेंट है पुराने सारे मजदूर को निकाल दिया, और जो नया मजदूर बहाल किया गया है उनको आधे दाम पे काम कराया जा रहा है। उसी तरह से आज जब हम ऑटो चालकों की मुजफ्फरपुर में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 4 प्रमुख मुद्दा उठाया है। एक, जो जिन महिलाओं के ऊपर अब यह दबाव है कि वो ऑटो चलाएं और परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि ऑटो किस्त पे लिया गया है, उनको सरकार की तरफ से जो है कोई सहयोग, समर्थन और उनको किस्त की माफ़ी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ऑटो चालक हैं उनके साथ पार्किंग की दिक्कत है, और पार्किंग की दिक्कत होने की वजह से आम शहरी को भी दिक्कत होता है, ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। अभी जब हम आ रहे थे स्टेशन के सामने से तो भयंकर ट्रैफिक जाम था। अगर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो तो आम शहरी को भी चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, आने जाने में सुविधा होगी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया है,
लेकिन सड़क पे जगह नहीं है, जाम लगा हुआ है, किसी मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना है, किसी विद्यार्थी को एग्जाम देने के लिए जाना है तो आने जाने में तकलीफ होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था होगी तो बेहतर होगा। तीसरा, खास करके जो हमारी महिला चालक हैं उनके लिए तो शौचालय एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। शौचालय सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मांग उन्होंने की है। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एक साथी ने उठाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे दरअसल हर स्टॉप पे, हर स्टेशन पे, हर स्टैंड पे जो है एक तरीके से रंगदारी वसूला जाता है। तो सरकार का जो दावा है कि शासन प्रशासन सब ठीक है, बिहार बेहतर हो गया है, तो मेरा प्रश्न यही है कि जब सब कुछ ठीक है तो ये हर जिले में नई नई समस्या कैसे निकल करके आ रही है। अभी जब हम लोग चंपारण में चल रहे थे, पूर्वी चंपारण में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को जो है उनके ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। मात्र 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया है, मार्केट रेट जो है 20 लाख रुपए कट्ठा है। जबरदस्ती जो है उनका भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है, कल हम लोग समस्तीपुर में पैदल चलेंगे, हर जिले में जाकर के बिल्कुल एक अलहदा यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप सबके माध्यम से यह यात्रा संघर्ष का एक मंच बने और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को पता चले कि हमारे प्रदेश की क्या समस्याएं हैं, आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा का यही उद्देश्य है कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए पलायन रोकना जरूरी है। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब 6 स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, लोगों को रोजगार होगा। जैसा कि हमारी साथी ने कहा कि हम ऑटो इसलिए चला रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हमारे पास रोजगार होता तो हमको ऑटो नहीं चलाना पड़ता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर जो है वो शिक्षा का भी केंद्र रहा है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले के कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आज विद्यार्थियों की हालत क्या है। विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम का जब डेट आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा से चलते हुए प्रभावित वर्ग से जो है मिलें जुलें, उसका दुख दर्द साझा करें और उनसे आह्वान करते हैं कि आपका मंच है, इससे जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। आपसे कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। ये पद यात्रा की शुरुआत इसी साल क्यों है? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, क्या इससे चुनावी यात्रा भी क्या है? नहीं, चुनाव पहली बार बिहार में हो रहा है स्टार्ट। इससे पहले क्यों नहीं शुरुआत की गई? नहीं, इससे पहले भी हुई थी। आप याद नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है। इससे पहले मसाला आपको जो है, मसाला संघर्ष में नहीं होता है। मसाला जो है ना अनावश्यक जो है ना चुनावी चर्चा में होता है। या अभी यात्रा हुई है, अभी CPI ML ने जो है यात्रा की है, आपको नाम भी नहीं याद होगा। आज ही जब MLC हमारे साथ चल रही थी CPI ML की, तो उन्होंने बताया कि हम जो है बिहार में जो है यात्रा की हैं। अभी जो है उनकी रैली हुई है पटना में। उससे पहले जो है चुनाव से पहले जो है तिरंगा यात्रा की है। सेवा दल ने जो है कांग्रेस पार्टी का पटना से जो है गया तक की यात्रा की है। उससे पहले मैं ही बिहार में यात्रा कर चुका हूँ, जनगण मन यात्रा किया हूँ। ये देश यात्राओं का देश है। इस देश में यात्राएं होती रहती है, ये इस देश की खासियत है। इस देश की परंपरा और इतिहास को आप देखेंगे, सिद्धार्थ भी तो यात्रा कर कर जो है चलते चलते लुम्बिनी से होते हुए गया पहुँचे थे। और हर साल जो है लोग बैकुंठ धाम जाते हैं, जो है बैजनाथ धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं। तरह तरह की यात्राएं देश में होती है। आप अगर चाहते हैं कि इस यात्रा के चुनाव से कोई संबंध ढूंढा जाए, तो हम आपको कह देते हैं कि इस यात्रा का चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि अगली बार जब हम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कोई NGO तो है नहीं, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। तो जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे ना, तब जो है आप ये सवाल पूछिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में पलायन का मुद्दा है कि नहीं है, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि जब चुनावी चर्चा हो ना, जब आप सवाल पूछें नेताओं से, तो ये सवाल पूछें कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही है। कैग का रिपोर्ट आया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है। मुझे याद है इसी मुजफ्फरपुर के जो है अस्पताल में हम आए थे जब चमकी बुखार की घटना हुई थी, इसी मुजफ्फरपुर में।
तो आज ये हालत क्या है कि आज भी हमारे नौनिहाल जो है उनको जान गंवानी पड़ती है। कुपोषण की समस्या जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है बिहार में। अभी बाढ़ आएगी, उसके बाद जो है लोगों को मच्छर से काटने वाली बीमारियां होनी शुरू होगी। हर मौसम में नई बीमारी है, अस्पताल में जो है इलाज नहीं है, और कहीं भी चले जाइए कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का एक काम नहीं हो रहा है। ये सवाल है। हम चाहते हैं कि आपका भी इंटरेस्ट यदि चुनाव से है तो जब चुनाव आए ना तो आप इस मुद्दे को रेज करें, उठाएं, और हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए मजबूर हो कि अपने घोषणा पत्र में जो है पलायन और रोजगार के मुद्दा को प्रमुखता से शामिल करें। कृष्णा जी, कन्हैया राम और कृष्णा के भरोसे कांग्रेस, कृष्ण कन्हैया और राम के भरोसे कांग्रेस क्या लॉन्च कर रही है अपने हम समझे नहीं इस बात को। कृष्णा लवरू, कन्हैया कुमार और राजेश राम। देखिए, हम गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से चले हैं। गांधी जी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मजार पर भी जाते हैं, इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, माता के जागरण में भी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की खासियत यही थी, यही खासियत है, और हम चाहते हैं कि यही खासियत बनी रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी। कैसे? देश के लोगों के मुद्दे उठा करके। देश का हर सदस्य मानता था कि ये मेरी पार्टी है, चाहे उसका जात कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो। सवाल ये नहीं था, मतलब ये तीनों के भरोसे कांग्रेस बिहार में दबाव, एक ही सवाल ये था। 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल विचार का है, सवाल संघर्ष का है, सवाल जो है मुद्दे का है, और सवाल रोजगार का है, पलायन का है। मैंने आपको कहा कि जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी, नीलहों के जो तिल की खेती कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, वो भी इसका हिस्सा हुए। जो गिरनी कामगार थे वो भी इसका हिस्सा हुए। जो नौसेना में काम करते थे वो भी इसका हुए। जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अपना नौकरी छोड़ करके, वकालत छोड़ करके, बैरिस्ट्री छोड़ करके, वो भी इसका हिस्सा हुए। जब समाज का हर वर्ग, हर समूह इस पार्टी से जुड़ा और सब मिल करके लड़े, तभी तो अंग्रेजी राज गया, संविधान का राज स्थापित हुआ, हमारा आपका वोट बराबर हुआ। इस मंच पे बैठे हुए लोगों की जाति धर्म अलग अलग हो सकती है, पेशा अलग अलग हो सकता है, वोट बराबर है। जो संविधान का राज स्थापित हुआ, तो अगर हम चाहते हैं कि आज़ादी बची रहे, संविधान बचा रहे, और देश में सबको शिक्षा, सबको काम, बराबर का आत्मसम्मान मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रभावित वर्ग है उसके लिए संघर्ष का मंच बने। बात 1, 2, 3 व्यक्ति का नहीं है, बात विचार का है। एक सवाल है कि चलो का भी नारा है, देश में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा चल रही है, उसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप लोग घूम घाम करके इलेक्शन पे ही आ जाते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है घूम घाम करके हम रोजगार पे लेकर के चले जाएं। कुछ बात करिएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो चर्चा है, इलेक्शन होता रहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो भी होता रहे, हमारा मुद्दा यही है कि इस देश के राजनीति के विमर्श के केंद्र में नौजवानों के रोजगार का सवाल प्रमुखता से उठाया जाए। कांग्रेस और जो प्रभावित अपना रही है क्या बिहार? और जो प्रभावित युवा वर्ग है, ये यात्रा उसका मंच बने। किसी को नेता बनाना, MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं। जो प्रभावित युवा वर्ग है, जो प्रभावित नौजवान है, जो स्थानीय लोग किसी मुद्दे से प्रभावित हैं, उन मुद्दों को उठाने का, उन मुद्दों पर संघर्ष करने का ये मंच बने। मोतीपुर थाना क्षेत्र के भड़कुड़वा पुल से पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मोतीपुर थाना पुलिस को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि भड़कुड़वा पुल के पास एक स्कॉर्पियो नंबर BR06 PC 1419 पर कुछ संदिग्ध युवक बैठे हैं, जो किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। जिसके बाद गश्ती दल बल के साथ सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने भड़कुड़वा पुल पर पहुंचा, तो पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो नंबर BR06 PC 1419 पर सवार संदिग्ध युवकों ने भागने का प्रयास किया, तो पुलिस ने भाग रहे युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी के दौरान युवकों के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि इस संबंध में मोतीपुर थाना में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान काटी कोठिया की अजीत कुमार, अभिषेक कुमार, पप्पू कुमार और विशुनपुर सुमेर के ऋतिक रंजन कुमार उर्फ ऋतिक मिश्रा उर्फ किट्टू, पश्चिम बंगाल के बक्सीहर थाना क्षेत्र निवासी लक्ष्मण विश्वास
और स्कॉर्पियो के चालक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा गांव निवासी स्वर्णराज के रूप में हुई है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर BR06PC 1419 है के साथ ही एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 21/3/25 की घटना है और जब सशस्त्र बल मोतीपुर थाने का सशस्त्र बल जो गश्ती दल था वो अपना गश्ती करने के दौरान में मोतीपुर के पास ये भुड़कुड़वा पुल है, भुड़कुड़वा पुल के पास इन लोगों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी को हाथ दिया गया, क्योंकि वो तो वाहन चेकिंग होती है। वाहन चेकिंग के दौरान ये लोग उसमें से भागने की कोशिश किए। तब तक धीरेन्द्र था, राजन पांडे जी थे जो थानाध्यक्ष, और उमा शंकर, ये सारे लोग अपने सशस्त्र बल के साथ इन लोगों को कैच कर लिए। कैच करने के बाद से इन लोगों को ये आगे अपने गिरफ्त में लिया गया सबको, और सबके पास तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास 765 mm का पिस्टल था, एक के पास देसी कट्टा था, और एक लक्ष्मण विश्वास है उसके पॉकेट से एक कारतूस मिला। फिर बाद में थाने में पूछताछ के दौरान सब लोगों ने बताया, अपना शिनाख्त की गई, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी है BR06PC 1419 जो कि मीनापुर की गाड़ी है, नेवरा की गाड़ी है। अभी इसका सत्यापन ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन जो चालक था स्वर्णराज, उसने स्पष्ट किया है कि ये नेवरा मीनापुर का रहने वाला है, और मालिक का नाम नहीं बता रहा था। ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्णराज स्वयं ही मालिक हो, लेकिन इसका अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अजीत कुमार और ऋतिक रंजन उर्फ ऋषि मिश्रा उर्फ ऋषि कुमार, इसका बहुत सारा नाम है, नाम बदल बदल के ये आपके मुजफ्फरपुर का ये अजीत कुमार और ये ऋतिक रंजन उर्फ ऋषि मिश्रा, ये दोनों काफी मनबढ़ू किस्म के बदमाश हैं। इन पर 3-4 आम केस है आर्म्स एक्ट में, और ये लोग अभी भी हाल फिलहाल में कांटी में भी ये दोनों का नाम आया था एक कांड में। ये कोठिया के रहने वाले हैं, दोनों कोठिया के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ कोठिया के ही पप्पू कुमार, अभिषेक कुमार भी कोठिया ही इनका घर है। इस तरह से लग रहा है कि अजीत कुमार, जो कि अजीत और ऋतिक रंजन के ही नेतृत्व में ये बाकी सारे लोग थे। इसमें एक नाम आश्चर्यजनक नाम आया है लक्ष्मण विश्वास का, जो कूच बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल कूच बिहार। अब ये इनके बारे में पता किया गया तो अजीत कुमार और जो ऋषि मिश्रा हैं, ये लोग कांड करके पंजाब चले गए थे छुपने के लिए, और पंजाब में ही लक्ष्मण विश्वास से इन लोगों की भेंट हुई थी। और लक्ष्मण विश्वास, अजीत कुमार, ऋतिक मिश्रा और जो लोकल 2 लोगों को लेकर, पप्पू और अभिषेक जो कोठिया के रहने वाले हैं, इनको लेकर के स्वर्णराज से भाड़े पर गाड़ी लेकर के ये लोग भुड़कुड़वा पुल के ही आगे एक सालिमपुर जगह है, सालिमपुर में ये लोग एक घटना को अंजाम दे रहे थे। कुछ ये लोग बता रहे थे कि अंजाम देने वाले थे, एक 35 लाख का कोई मैटर था, 35 लाख ले लिया था और जमीन नहीं लिख रहा था। तो उसके घर में या तो ये लोग उसकी हत्या करते, या उस घर में डकैती करते, या उस घर के सामान को तितर बितर करते, या वहां से कुछ लोगों को अगवा करते। कहने का मतलब कि जब घटना ही नहीं घटी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये क्या करते, लेकिन इनका इंटेंशन था वहां पर जा करके, सालिमपुर में जा करके किसी की हत्या करना या उसके घर को लूटना। सर क्या अपने कैसे टारगेट करते थे, प्लानिंग क्या रही? ये प्लानिंग यही था कि ये लोग चूंकि पंजाब से ही मन बना के आए थे, अजीत कुमार और लक्ष्मण विश्वास और ऋतिक रंजन, ये 3 लोग प्लानिंग करके आए थे कि वहां करना है, मोतीपुर थाना अंतर्गत ये बड़ा सा कांड को अंजाम देना है, जिसमें कि कोठिया के पप्पू, अभिषेक और वाहन मालिक कह सकते हैं या वाहन चालक, अभी तक तो वाहन चालक ही हम लोग स्वर्णराज। ये स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर हिंदूवादी नेता चंद्रकिशोर प्रासर ने न्यायालय में रेलवे के कई पदाधिकारी के खिलाफ परिवाद दायर किया है। न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है। 5 लोगों को हमने परिवादी बनाया है, षड्यंत्र रचते हुए तोड़ा है विकास, जिसकी अगली सुनवाई 2-4
25 को रखी गई है। मैक्सिमम सजा इसमें 3 साल की है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर स्थित मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कल की बात करें तो तमाम हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था, वहीं विश्व हिंदू संगठन ने भी इसका समर्थन करते हुए इस मुजफ्फरपुर में बंद का आह्वान किया और इसका मिला जुला असर देखने को भी मिला। मुजफ्फरपुर की तमाम दुकानें बंद रही। जो बीच बाजार की बात करें तो सभी दुकानें बंद रही और यही जब जुलूस रेलवे जंक्शन जहां पर मंदिर स्थित है, जहां पर पहले मंदिर स्थित था, वहां पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में दलबल के साथ रेल प्रशासन मौजूद थी, वहां पर बातें हुई, दोनों के बीच बातें हुई। बात में यही निकलकर सामने आया, तमाम नेता ने यही बात कही कि मैं यहाँ पर हनुमान पाठ करूंगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। सभी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो बात करेंगे आज की, तो आज मंदिर निर्माण समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर ने डिस्ट्रिक्ट जज में जाकर यह एक याचिका दायर की है और इस याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। याचिका में जहां रेल प्रशासन को अभियुक्त बनाते हुए याचिका दायर की गई है, वहीं पर चंद्रकिशोर पराशर ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में मैं चुप नहीं रहूंगा, हाई कोर्ट तक का रुख करूंगा। क्या कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के हिंदूवादी नेता, आइए हम सुनते हैं। 10 मार्च को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिर है, एक शिव परिवार का और एक दुर्गा और हनुमान जी का, उन दोनों मंदिरों को अचानक आधी रात में बड़े बड़े मशीनों को बुला करके और ये पुलिस बल को बुला करके उसको ध्वस्त कर दिया गया। और कारण ही जब मैं प्रतिदिन वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूँ, जब 11 मार्च को मैं दर्शन के लिए पहुँचा तो मैं देखकर स्तब्ध रह गया और मैं मूर्छित भी हो गया। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, इतना दर्द हुआ हमें। इस विषय को लेकर 17 तारीख को हम लोगों ने सामूहिक रूप से जो रेल प्रशासन यहाँ है मुजफ्फरपुर में, उनसे मिलने की कोशिश की। जो अधीक्षक हैं यहाँ पर, स्टेशन अधीक्षक हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, डांट फटकार कर वापस कर दिया। तब हम लोगों भक्तजनों ने आंदोलन भी करना शुरू कर दिया है और आज मैं मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के अध्यक्ष के नाते आज मैंने माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है, जिसमें हमने पूर्व मध्य रेलवे के माननीय महाप्रबंधक DRM सोनपुर और यहाँ के जो क्षेत्र अधीक्षक हैं उनको, इस तरह 5 लोगों को हमने परिवादी बनाया है और उसमें हमने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मंदिर को जानबूझकर षड्यंत्र रचते हुए तोड़ा है, विकास के नाम पर झूठा अफवाह फैलाया है और देवी देवताओं के मंदिर को मूर्तियों को बहुत ही अपमानजनक ढंग से तोड़ा है। इतना ही नहीं, जो देवी देवताओं के गहने हैं उसको लूट लिया गया, अष्टधातु की मूर्ति को चोरी करके ये पदाधिकारी ले गए और जो भी सामग्री थी, अन्य पूजन सामग्री थी, बर्तन थे, उन सबों को इन लोगों ने लूटपाट किया है। माननीय न्यायालय ने इसको स्वीकृति दे दी है। इनके साथ जो वकील हैं जिन्होंने इस केस को लड़ने की हामी भरी है, उन्होंने क्या कहा है उसको भी सुनते हैं। ये मंदिर को जो ध्वस्त किया गया है उसके तहत आज परिवार पत्र दाखिल किया गया है, जिसका नंबर है 1489-25, जिसकी अगली सुनवाई 2/4/25 को रखी गई है और इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 111, 208, 209, 61 BNS है और पूर्व की जो धाराएं थी, जो पहले जो धारा थी उसके तहत 295, 295A, 296, 120B के तहत इसमें हुआ है। मैक्सिमम सजा इसमें 3 साल की है और मिनिमम सजा 2 साल की इसमें मामला बनता है कि बिना किसी के धार्मिक स्थल को तहस नहस कर देना, बगैर किसी स्वीकृति के या बगैर किसी कोई सूचना दे हुए या बगैर कोई कारण बताए हुए अगर ध्वस्त कर दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है तो ये धाराएं उस पर लगती हैं और उन्होंने जानबूझकर एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है और धार्मिक स्थल को तहस नहस कर दिया है और जो मूर्तियां थी अष्टधातु की उसको उन्होंने चुरा लिया है, गायब कर दिया है। प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने वाली हत्यारिन बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के गांव की विवाहिता महिला SP ऑफिस पहुंची और ग्रामीण SP विद्यासागर के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने ही प्रेमी के धमकाने पर अपने ससुर को जहर देकर मार डाला है
अब उसका प्रेमी पति ही हत्या करने की धमकी दे रहा है। मृतक के पुत्र ने एसएसपी के नाम से लिखे आवेदन में बताया कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक से चल रहा था। प्रेमी काफी दबंग परिवार से है। वह कई बार उसको और उसके पिता को धमकी दे चुका था। 28 दिसंबर 2024 की रात में उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला भी किया था। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इस बीच उसकी पत्नी के प्रेमी ने उसकी पत्नी को जहर लाकर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी ने 23 फरवरी 2025 को खाना में जहर मिलाकर उसके पिता को खिला दी। उसके बाद उसके पिता की मौत हो गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। गांव में सामाजिक बैठक में भी उसकी पत्नी ने स्वीकार किया था कि उसका प्रेमी जहर लाकर दिया था। उसके बहकावे में आकर वह खाना में जहर मिलाकर उसके पिता को खिला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रेमी की तलाश की जा रही है। सर हमको साथ वो ना धमकी बार बार हमको देता था सर, तुम अपना पति के मार दो, ना तो ससुर का मार दो, ना तो हम खुद मार देंगे। हाँ, हमको साथ बहुत साथ जबरदस्ती की, हमसे पैसा भी लिया, वो हमको पति की घर लिया था वो मारने के लिए। सर तुम अपना ससुर के मार दो, हम जहर दे रहे हैं। तो हमको जहर दिया था, हम खिला दिए जहर सर। तो दिया तो आप मार दिए, काहे मार दिए? सर वो हमको बहुत सारा डराया धमकाया था सर, तुमको पति के मार देंगे, ना तो तुमको खुद मार देंगे, ना तो तुम अपना ससुर के मारोगा। किस लिए डराया था? कोई संबंध भी था क्या? जी सर था। तो अभी यहाँ आए, क्या चाहते हैं? सर उसको खिलाफ केस लड़ेंगे सर, उस पर केस करेंगे। हमको अभी पति के भी धमकी देता है मारने के लिए। क्यों ऐसा करता है वो? सर वो चोर है, गुंडा है, डाकू है, सब इसीलिए आके बार बार वैसे करता है। आपके ससुर से क्या लफड़ा था उसका? कुछ दिन पहले वो झगड़ा हुआ था। झगड़ा के कारण है माने कि हम केस में गए, थाना पे केस किए। तो केस के जब वो लोग के पता चला से हम केस किए है, तो बाद फिर ना आके बहुत ज्यादा ना वो लफड़ा करने लगा। लफड़ा करने के बाद ना झगड़ा उगड़ा मारा पीटी किया, हमको ससुर के भी मारा, हमको पति के भी मारा होगा। तो बाद ना उठेगा हमको धमकाने लगा से तुमको भी मार देंगे। तो बाद ना वो लड़का के ना हमको जहर दिया से तू ना अब तुमको मारेंगे, ना तो तुमको पति के मारेंगे, ना तो खुद अपना ससुर। आपकी बातचीत उससे होता था? बातचीत होता था आपको? आप कैसे उसके फेर में पड़ गई? आपको मोबाइल दिया था? जी। अच्छा, मामला है हमारे पिताजी को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया जहर खिला कर। हमारा पत्नी जो है वो उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उस लड़का से, उसने अभिषेक राणा से, अमरजीत पासवान के लड़का से, और वो उसने जहर लेके दिया और हमारे पत्नी ने पापा को हमारे खाना में खिलाकर और मार दिया। और हम करजा थाना से भी केस दर्ज कराए थे, वहाँ से हमारा केस का कुछ नहीं हो पाया। वहाँ से बार बार हम जाते डीएसपी तक गए थे, वो भी सर बोले कि ठीक है बाबू जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो आए भी हमारे पास डीएसपी सर दो बार आए और कुछ नहीं कर पाए। बार बार बोलते हैं कि हम आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। पत्नी का अवैध संबंध है, कैसे कब मालूम पड़ा आपको? हमको मालूम पड़ा 2-3 महीना पहले पता चला, मोबाइल से पता चला। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम केस दर्ज किए थे। उसके बाद उसको लड़का को बोले थे तो हमारा घर पे चढ़ के 2 महीना पहले बहुत मारपीट भी किया था। हमारे पिताजी को भी मारा था, हम लोग को भी मारा था। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ अपराधी है। वो सर नशा करता है, ड्रग्स लेता है, चोरी उरी करता है, वही गाड़ी उड़ी छीन छान करता है, और उसका कुछ काम कहीं कुछ काम धंधा। आपकी पत्नी कैसे उसके फेर में फंस गई? वो उधर आता जाता था, हमेशा घूमता था उधर। अभी पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी हमारे यहाँ यहीं पे आपके साथ में है जी। और आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी को मार दिया है? वो मारा है तो क्या कहेंगे, तो उसको तो कहेंगे ही मारा है। आप बोल भी रहा, वो बोल भी रहा है, कह भी रहा है। पत्नी ही मारी है जी। पुलिस नहीं पकड़ी? पुलिस नहीं पकड़ा, अभी तक पुलिस से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वाले हमको सर बोले क्या, होली के बाद बोलो हम 2 दिन बाद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं दोनों को, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या बाल बच्चा है आपको? हमारा 2 लड़का है। आप पत्नी साथ में, बाल बच्चा सब साथ में है? साथ में। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। घर कहाँ है? गोपालपुर।
थाना कर्जा। आप चाह रहे हैं कि पत्नी अरेस्ट हो जाए? अब चाहे अरेस्ट हो जाए और हमको उससे छुटकारा मिल जाए, नहीं तो हमको भी मार दे सकता है कभी भी। आप क्या करते हैं? हम सिलीगुड़ी में गाड़ी चलाते हैं। ये आत्मसमर्पण, ये कर्जा का मामला है। कर्जा की महिला थी, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले उसके ससुर ने जहर खाया था या किसी ने जहर दिया था, तो यह भी संदेहास्पद है। लेकिन वो कल आई थी मिलने, अपने पूर्व मुखिया के साथ मिलने आई थी और उसने बताया भी था कि हम अपने ससुर को जहर दे दिए थे किसी राणा पासवान के कहने पर। लेकिन अब कोई पहले से भी संदेहास्पद चला आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने खूब अच्छे ढंग से उसका सब कुछ उसके साथ हम लोगों ने वादा किया, उसको समझाया कि किसी तुम ऐसा बोल रही हो क्यों, उसने कुछ नहीं बताया था। लेकिन लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत वो ऐसा कर रही है। फिर भी जब वो स्वयं बता रही है कि मैंने राणा पासवान के कहने पर, राणा पासवान के बताने पर मैंने जहर दिया था, तो जब स्वयं ही ये सारा चीज एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। प्रेमी जो है वो फरार है या उसकी गिरफ्तारी? नहीं, प्रेमी फरार है, राणा पासवान जो उसका प्रेमी है। रीजन क्या रहा? रीजन था कि वो जो प्रेमी था वो प्रेमिका से मिलने अक्सर जाया करता था, और जब इसने 8/25 केस जो 5 जनवरी को दर्ज कराया था, उसमें बताया था कि राणा पासवान हमको प्रेशराइज करता है, बोलता है कि तुम्हारे पति की या तुम्हारे ससुर की हत्या कर देंगे। तो उसके बाद से उसका जो ससुर था वो काफी दुखी रहता था, और लगता है कि इसी घटना कि इसके कांड दर्ज करने की घटना से दुष्प्रेरित होकर उसने स्वयं आत्महत्या किया, या फिर राणा पासवान ने जहर लाकर दिया, या फिर किसी दूसरे प्रेमी ने भी कि सोचा होगा कि इसके माध्यम से जहर दे देते हैं या उसने जहर दे दिया। बिल्कुल जब तक सुपरविजन नहीं हो जाता है तब तक इस कांड के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। जल्दी बहुत। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा और करवा दी शादी। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी सचिंद्र सिंह की बड़ी बेटी फैंसी की शादी वर्ष 2022 में वैशाली थाना क्षेत्र में महुआ गांव निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के बाद फैंसी को पता चला कि उसका पति मंदबुद्धि है, जिसके बाद वह अपने मायके लौट आई और वहीं रहने लगी। इसी बीच मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा पंचायत के मयंक से उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई। कुछ दिनों में ही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गया। मयंक अक्सर फैंसी से मिलने उसके गांव आता था। कल रात भी मयंक फैंसी से मिलने उसके घर आया था। दोनों चोरी छिपे बातचीत कर रहे थे और इसी बीच घर वालों को इसकी भनक लग गई। फैंसी के पिता सचिंद्र सिंह ने बताया कि दोनों को पकड़ लिए और मयंक की जमकर पिटाई हुई। शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। फिर मयंक के परिवार को फोन कर गांव बुलाया गया। काफी वाद विवाद के बाद लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों की शादी करवा दी जाए। उसके बाद फैंसी के घर पर ही हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करवा दी गई। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि कल रात एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। घर वालों ने दोनों को चोरी छिपे बातचीत करते पकड़ लिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर गई, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस वापस लौट आई। दोनों की रजामंदी से शादी करवा दी गई है। किसी पक्ष के द्वारा थाना में आवेदन नहीं दिया गया है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों बालिग हैं। रात में बरियारपुर थाना अंतर्गत एक लक्ष्मीपुर गांव है, वहां से 112 पे सूचना आई कि ये कोई दूसरा ही लड़का लड़की पक्ष से इतर किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ पर काफी हो हल्ला हंगामा हो रहा है, दो पक्ष में आपस में भयानक लड़ाई हो रही है। 112 की टीम गई थी, जिसमें कि जो उसके पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि सर लड़का लड़की का मामला था और लड़का मयंक जो कि मनियारी थाना क्षेत्र का था, जो कि चला आया था लड़की के घर लक्ष्मीपुर चला आया था। लड़के को लोगों ने बंधक बना लिया था, लेकिन जब तक 112 की गाड़ी गई तो दोनों पक्ष तब तक रजामंदी हो गई थी। दोनों पक्षों ने सहमत होते हुए 112 की गाड़ी को वापस कर दिया, और जैसा बाद में सुनने में आया कि वहीं पर दोनों पक्ष राजी हो गया, दोनों की शादी करा दी गई और दोनों राजी खुशी से अपने अपने घर लौट गए। थाना में कोई आवेदन नहीं गया? थाना में कोई आवेदन नहीं गया है। थाना 112 की गाड़ी गई थी, जिसको कि
दोनों पक्षों ने मिलकर सर हम लोग आपस में रजामंदी हो गई है, आप लोग वापस जा सकते हैं। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने अपना प्रतिभा का परिचय दिया। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल आदर्श ग्राम बैरिया और सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन स्कूल के प्रांगण में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के चौथे दिन छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विभिन्न खेल जैसे बॉल थ्रो, स्किपिंग रेस, लॉन्ग जंप, सेक रेस, 100 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। सभी खेल प्रतिभागियों में बच्चों ने अपनी ताकत दिखाई। महावीर हाउस 755 अंक और अशोका हाउस 715 अंक के साथ अग्रसित रहे। बच्चों के इस प्रदर्शन से अभिभावक काफी प्रसन्न दिखे। स्किपिंग रेस में अक्षत स्पून और माखन रेस में आरंभ राज, फ्रॉग रेस में अतिशया भारद्वाज, स्किपिंग रेस में ऋषभ कहनानी, 100 मीटर की दौड़ में शुभ शंकर और वैष्णवी जीत हासिल की। सभी जीते हुए प्रतिभागियों को प्राचार्य ने पदक देकर सम्मानित किया। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का 4 दिवसीय खेल का समापन हुआ, जिसमें नर्सरी से लेकर क्लास 8 के बच्चे जो कि हमारे सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8, उन लोगों का प्रोग्राम का आज समापन हुआ। ये 4 दिवसीय खेल का प्रतियोगिता था, जिसमें 4 स्लॉट में बांटा गया था। पहला दिन छोटे बच्चों का था, नर्सरी टू यूकेजी, दूसरा दिन था 1 to 3, तीसरा 4 और 5 का, और आज चौथा दिन था जिसमें 6 to 8 के बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक खेल का आयोजन किया गया था। जैसे चॉकलेट रेस था छोटे बच्चों के लिए, जिसको जो भाता है उसी हिसाब से स्लॉट्स बांटे गए थे। 50 मीटर फ्लैट रेस था छोटे बच्चों के लिए। रेडी फॉर स्कूल था, बच्चों को तो सीखना चाहिए ना, हाउ टू गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, बच्चों का ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक ये प्रतियोगिता था। फिर बच्चों को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स थे, जैसे मार्बल एंड स्पून, सैक रेस, तो कैसे हमें बैलेंस बनाए रखना है। फिर जिगजैग रेस भी था, इसमें भी क्या है कि बच्चे कैसे बैलेंस, तो जो भी चीज़ों का सिलेक्शन था वो उनका एबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने चुनाव किया था। स्किपिंग रेस था, फिर थोड़ा मज़ा के लिए उनका फ्रॉग रेस था। फिर आज बच्चों में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जैसे शॉट पुट, लॉन्ग जंप, रिले रेस, फिर टीम इवेंट्स भी बहुत सारे थे। रिले रेस, टग ऑफ वॉर, फिर कबड्डी, खो खो, तो इससे टीम स्पिरिट जो है वो जागृत होती है। तो और मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों में थोड़ा, चूंकि अभी फाइनल एग्जामिनेशंस ओवर हो गया है तो एकेडमिक्स से वो लोग फ्री हो गए हैं, तो उनको अपना फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और बच्चों ने राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान जनगण मन से संबंधित मामले को लेकर राष्ट्रगान का अपमान करने के विरुद्ध एक विशाल आक्रोश मार्च का आयोजन महागठबंधन के द्वारा किया गया। यह मार्च जिला राजद कार्यालय से शुरू होकर सरियागंज टावर तक पहुंचा, जहां महागठबंधन में तमाम घटक दल के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने किया। मौके पर महागठबंधन के विधायक, नेता, कार्यकर्ता सहित राजद पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विरोध मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और इस मामले में तत्काल नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से लेते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विगत एक साल में क्रियाकलाप को देखा जाए तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में बिहार बहुत संवैधानिक स्थिति से अधिक गुजर रहा है। अगर बिहार में विपक्ष की सरकार रहती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग गया रहता।
अगर नीतीश कुमार जी को जब तक हटाया नहीं जाता तब तक राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करती रहेगी। देखिए, आज जो बिहार की स्थिति है, तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अचेत मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब देश में जो देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल है, आपने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह से अचेत मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देश का अपमान है और ये राष्ट्रगान का जो अपमान उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने, अचेत मुख्यमंत्री ने, ये पूरा देश को शर्मसार करने का काम किया है। आज महागठबंधन की ओर से मुजफ्फरपुर में और सभी जिला में हम लोगों ने ये जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है कि अचेत मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। और ये जब आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा कि जिस तरह से गरीबों के, सामाजिक और जो लोगों के साथ, जो देश के लोगों के साथ जो इन्होंने जो घिनौना काम करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को एक पल भी पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये जो भाजपा जदयू के लोग हैं, इन लोगों को तो देश के हित में मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री और बिहार में जिस तरह से डकैती, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर नाम पे कोई चीज नहीं रह गया है, पूरा भ्रष्टाचार में बिहार डूबा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से आज हम सब महागठबंधन सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका मानसिक संतुलन है जो बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले टाइम में भी उन्होंने सदन में कहने का काम किया कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये जो महिलाओं के प्रति जिस महिलाओं ने उनको इस पद से सम्मानित किया, उन महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का जो काम किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति जो है ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जैसे देख सकते हैं सदन में ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, कभी वो अपने मंत्रियों को गले लगा लेते हैं, कभी वो अपने मंत्रियों के ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं सदन में। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज का आयोजन पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम महागठबंधन के द्वारा रखा गया है, जिसका अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। ये जो राष्ट्रगान का अपमान, जो मुख्यमंत्री, अचेत मुख्यमंत्री, बेहोश मुख्यमंत्री, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया था। उसी के खिलाफ विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस बातों को जोरदार ढंग से उठाया है। वो लोग के बारे में हम लोग कहना चाहते हैं, जो लोग देश के प्रेमी लोग अपने को बनते हैं, कहाँ गए आज? बिहार सरकार में बने रहने के लिए, उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज देश की बात हो रही है, जनगण मन के अपमान की बात हो रही है, लेकिन आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो लोग इस चीज को बराबर उठाते रहे हैं, आज इस बात को रखने वाले कोई लोग नहीं सामने आए हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले और कांग्रेस के द्वारा आज का हम लोग का ये प्रदर्शन और का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर कल परसों से विधानसभा चलेगा, विधानसभा चलने वाली नहीं है। किया है नीतीश कुमार का टीम। बिल्कुल, जो भी राष्ट्र के साथ राष्ट्र हित को अपमान करेगा उसका पुतला दहन होना ही है और उसके ऊपर जो है विरोधाभास जरूर आएगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान को चलते हुए राष्ट्रगान में के बीच में जो है आपने आपको जिस तरह से वो हंस रहे थे, जिस तरह से लोगों से बात विचार कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान के हित में बिल्कुल असंवैधानिक चीज किया है उन्होंने। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, ये तो हम लोग हमेशा बोलते ही जा रहे हैं सदन में कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य जो है अब पहले के रूप में जो है दिन पर दिन ढलते जा रहा है, और जिस तरह से उन्हें प्रदेश की बागडोर संभालनी चाहिए उसमें जो है, चाहे वो आपराधिक घटना उसमें वृद्धि हो रही है, चोरी डकैती हो उसमें वृद्धि हो रही है, चाहे लूटपाट हो या रेप के मामले हो, कईयों जगह में जो है वृद्धि हो रही है। लेकिन ये जो है मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मुस्कुराना, देखना और किसी अलग संसारकरण का जो है बातें करना। अभी जैसे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से खुद के ही डिजिटलाइजेशन चीजों के ऊपर उन्होंने किस तरह से मांग रखी कि सदन में कोई मोबाइल लेके नहीं आए।
अरे भैया, आप ही ने तो कहा है कि ऑनलाइन जो भी जवाब आएंगे ऑनलाइन आएंगे, पेपरलेस जो है हमारा जो इकोनॉमी होगा पेपरलेस हम लोग करें, ताकि वो जो पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है उसमें हम लोग को उस चीजों से दूर हटा जाए, उसकी बचाव हो पाए। लेकिन हमारे जो आरजेडी के विधायक हैं सुधय यादव जी, उन्होंने जब मोबाइल निकाल के अपने पूरक पूछने का प्रश्न किया तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें रोका और कहा कि भाई आप मोबाइल लेके सदन में नहीं आ सकते। तो आपने व्यवस्था क्यों की ऑनलाइन की? सबसे पहले ये बात है। आप राष्ट्र हित में जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उसमें आप अपमानित करने का काम करते हैं। आपराधिक घटनाओं के ऊपर आपको संज्ञान दिया जाता है तो आप उसके ऊपर कोई बात नहीं सुनते हैं, मुस्कुरा के आगे चले जाते हैं, ये कह के चले जाते हैं कि हमें यहाँ पे हमारी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अरे भाई, आप तो कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप समझ लीजिए, जनता जो है सचेत हो चुका है और आने वाले 2025 में नवंबर में आपको जिस तरह से आपने व्यवस्था बनाई है 20 सालों में, सरकारी अधिकारियों के हाथ में बागडोर दे दिया है बिहार सरकार का, ये बिल्कुल गलत हुआ है। आप यहाँ पे कईयों दुकानदार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में हम लोग आज चले गए। हमसे टैक्स के नाम पे तो इतनी बड़ी उगाही की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। आप ही ने वो व्यवस्था लाया जहां पे हम लोग का ऑफलाइन रसीद कट रहा था, उसको ऑनलाइन व्यवस्थित किया गया। लेकिन जब आपने ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये ऑफलाइन को ऑनलाइन किया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस आउटसोर्सिंग विभाग के ऊपर जिन्होंने राम को श्याम लिख दिया, रकबा में ब्लैंक छोड़ दिया? आज परिमार्जन कराने जाते हैं तो लोग दिन भर, महीनों भर, सालों भर इस चीज से परेशान हो रखे हैं। और आज आप उस व्यवस्था को देखने नहीं जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार सरकार सर्वे कराने जा रही है। कितने लोगों का परिमार्जन जो है वो सुधरा नहीं है, कितने लोग जो है सीओ, बीडीओ या फिर अन्य अधिकारियों के जो उगाही तस्लील जो चीजें हैं उनसे त्रस्त हो चुके हैं। आप उन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग उसके ऊपर आवाज उठाते हैं उनके ऊपर केस के दरमियान जो है वो आप लोग कर देते हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, जनता की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप सचेत हो जाइए कि इस बार जो 2025 का चुनाव आने वाला है, आपको उखाड़ फेंकने वाला चुनाव होने जा रहा है। और इस तरह से हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन ने जो नियमित तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का काम करने जा रही है, 2500 रुपए देने का जो हर महीने जो हमने वादा किया है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं इस पे आपको बता भी देना चाहता हूँ कि झारखंड में भी हम लोग संयुक्त सरकार बनाए हुए हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल
बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। बिहार दिवस पर छात्राओं ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। मुजफ्फरपुर में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है बिहार दिवस। बिहार दिवस, जिसे हम सब बिहार के स्थापना दिवस भी कहते हैं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दौरान आज मुजफ्फरपुर के अमर शहीद खुदीराम स्टेडियम से जिले के कई स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी के साथ शुरुआत की गई और इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इस दौरान में DDC श्रेष्ठ अनुपम, SDO पूर्वी अमित कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार,